रात को बहाने से राजकुमारी तारामती राजकुमारी पुष्पवल्ली को वन की उस वाटिका में ले जाती है, जहाँ जादूगरनी राजकुमारी पुष्पवल्ली को अपने जादू से एक फूल में बदल देती है। राजकुमारी तारामती, महारानी से कह दीजिए कि राजकुमारी पुष्पवल्ली अब एक पुष्प में बदल गई है। जब उनका आदेश होगा मैं इस फूल को नष्ट कर दूंगी। तुमने अपना कार्य कर दिया जादूगरनी। अब मेरा विवाह राजकुमार धर्मेश के साथ होने से कोई नहीं रोक सकता। नवलगढ़ नाम का एक राज्य था। उस राज्य के राजा महाराज चित्रसेन अपनी दोनों पत्नियां महारानी शांतिप्रिया और महारानी वनमाला से महल में बातें कर रहे थे। महारानी शांतिप्रिया, महारानी वनमाला, हमारी दोनों राजकुमारियां विवाह योग्य हो गई हैं। मैं चाहता हूँ शीघ्र ही उन दोनों का विवाह संपन्न हो जाए। आप उचित कह रहे हैं महाराज। राजकुमारी पुष्पवल्ली और राजकुमारी तारामती दोनों का विवाह तो समय से ही होना चाहिए। हमारी दोनों बेटियां बहुत सुंदर होने के साथ साथ बुद्धिमान भी जो हैं। उन दोनों के लिए ऐसे राजकुमार की खोज करनी चाहिए जो उनके सौंदर्य और बुद्धि का उचित सम्मान कर सके। हाँ, महारानी शांतिप्रिया सत्य कह रही हैं। मैंने मंत्री से कहकर कुछ राजकुमारों के विषय में जानकारी प्राप्त करने को बाकी मंत्रीगणों को भेज दिया है। कुछ ही दिनों में हमें समाचार मिल जाएंगे, परंतु हमारी दोनों राजकुमारियां हैं कहाँ? आपको तो पता ही है कि राजकुमारी पुष्पवल्ली को फूलों से कितना प्रेम है। हाँ, पता है, इसलिए तो उनके लिए हमने इतना बड़ा बगीचा बनवाया है। हाँ, वही है पुष्पवल्ली, और तारामती भी उसी के साथ है। परंतु राजकुमारी तारामती को तो फूल पसंद नहीं, फिर भी वो पुष्प पल्लवी के साथ गई हैं। वो महाराज, हमारी तारामती अपने सौंदर्य को बढ़ाने के लिए प्राकृतिक उपाय करती रहती है। पुष्पवल्ली उसे गुलाब के फूलों का भस्म बनाकर देने वाली है, जिससे तारामती का सौंदर्य और निखर जाए, इसलिए वो उसके साथ गई है। अरे वाह, हमारी दोनों बेटियां एक दूसरे से कितना प्रेम करती हैं। मैं तो चाहता हूँ कि उन दोनों का विवाह एक ही राजघराने में हो जाए, तो दोनों हमेशा साथ रहें और उन दोनों के बीच का प्यार ऐसे ही बना रहे। महाराज अपने रानियों से बेटियों के विषय में बातें कर रहे थे। दोनों राजकुमारियां बगीचे में घूम रही थी। तारामती, ये देखो, यही वो गुलाब के फूल है जिसका भस्म हमें बनाना है। अच्छा, परंतु इस भस्म से क्या होगा? इन गुलाब के फूलों को सामान्य मत समझो। इन फूलों में हमारे सौंदर्य को बढ़ाने की शक्ति होती है। जब तुम इस फूल की पंखुड़ियों का भस्म बनाकर अपने चेहरे पर लगाओगी, तब तुम्हारे चेहरे पर अलग ही निखार आएगा। राजकुमारी पुष्पवल्ली गुलाब के कुछ फूल तोड़ लेती हैं। वो उन फूलों का सुखाकर उनका भस्म बनाकर राजकुमारी तारामती को देती हैं। फिर ये लो तारामती, इस भस्म को रात को अपने चेहरे पर लगा लो। एक दिन महाराज चित्रसेन ने अपने दोनों रानियों और राजकुमारियों को बुलाया और पुष्प पल्लवी, तारामती, तुम दोनों के लिए कई राज्य से विवाह के प्रस्ताव आए हैं। तुम दोनों के सौंदर्य की प्रशंसा दूर दूर के राज्यों तक होती है, इसलिए हर कोई तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता है। ये सुनकर तारामती को बहुत खुशी होती है। राजकुमारी तारामती राजकुमारी पुष्पवल्ली से ज्यादा सुंदर थी और वो उसे अपने सौंदर्य पर गर्व भी होता था। परंतु राजकुमारी पुष्पवल्ली को ये बात सुनकर जरा भी खुशी नहीं होती। वो राजमहल से बाहर आती है और एक निर्जन जगह पर जाकर किसी की प्रतीक्षा करने लगती है। कुछ देर के बाद वहाँ एक राजकुमार आता है। राजकुमार धर्मेश, आपको कदाचित पता नहीं है, परंतु मेरे पिताश्री ने मेरे लिए और मेरी बहन के लिए विवाह की प्रस्ताव भेजना शुरू किया है। वो चाहते हैं कि शीघ्र ही हम दोनों का विवाह संपन्न हो जाए। तो इसमें समस्या क्या है? मैं भी अपना प्रस्ताव लेकर आपके पिताश्री से आकर मिलता हूँ। क्या सत्य में आप आएंगे? हाँ, अवश्य। हम दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो विवाह भी हमारा ही होना चाहिए। आप चिंता मत कीजिए, मैं आज ही अपने पिताश्री से बात करता हूँ।
राजकुमारी पुष्पवल्ली महल वापस आती है। कहाँ गई थी तुम अकेले? मुझे भी कुछ नहीं बताया तुमने। यही बगीचे में थी। राजकुमारी पुष्पवल्ली राजकुमार धर्मेश के साथ उनके प्रेम संबंध की बात को छुपा कर रखती है। राजकुमार धर्मेश अपने पिता महाराज सतानंद से आकर मिलते हैं और उन्हें राजकुमारी पुष्पवल्ली से विवाह के विषय में बात करते हैं। ठीक है पुत्र, हम शीघ्र ही महाराज चित्रसेन से जाकर मिलते हैं। यदि तुम्हें उनकी राजकुमारी से प्रेम है तो तुम्हारा विवाह उनसे ही होगा। राजकुमार धर्मेश बहुत खुश हो जाते हैं। कुछ दिनों के बाद मंत्री आकर महाराज चित्रसेन को बताता है, महाराज, हमारे पड़ोसी राज्य के महाराज शतानंद का संदेश आया है। महाराज शतानंद अपने पुत्र के विवाह का प्रस्ताव लेकर आने वाले हैं। अरे वाह, महाराज शतानंद के विषय में तो हमने बहुत ही अच्छी बातें सुनी हैं। सभी लोग उनकी प्रशंसा करते हैं। उनके साथ अगर संबंध बन जाए तो बहुत प्रसन्नता की बात होगी। मंत्री जी, महाराज शतानंद के स्वागत की तैयारी कीजिए। उनका उचित सत्कार होना चाहिए। कुछ दिनों के बाद महाराज सतानंद अपनी पत्नी और राजकुमार धर्मेश के साथ महाराज चित्रसेन के महल में पधारते हैं। महाराज चित्रसेन का पूरा परिवार उनका स्वागत करता है। दोनों राजकुमारियां बहुत सुंदर दिख रही होती हैं। महाराज चित्रसेन, आपकी दोनों राजकुमारियां बहुत सुंदर हैं। कोई भी इनकी सुंदरता देखकर मोहित हो सकता है। परंतु मेरे पुत्र राजकुमार धर्मेश पहले ही आपकी पुत्री राजकुमारी पुष्पवल्ली से प्रेम करते हैं। इसलिए हम राजकुमारी पुष्पवल्ली के लिए ये विवाह प्रस्ताव लेकर आए हैं। यह तो बहुत खुशी की बात है। महाराज शतानंद, हमें तो इस बारे में पता ही नहीं था कि हमारी पुत्री राजकुमार से प्रेम करती है। यदि हमें पहले पता होता तो हम आकर आपसे बात करते। कोई बात नहीं महाराज, हम दोनों एक दूसरे के साथ संबंध जोड़ रहे हैं। यही हमारे लिए सौभाग्य की बात है। सबकी सहमति से राजकुमारी पुष्पवल्ली और राजकुमार धर्मेश का विवाह निश्चित हो जाता है। सभी बहुत खुश होते हैं सिवाय एक के। राजकुमारी पुष्पवल्ली खुश होकर अपने बगीचे में जाती है और अपने प्रिय फूलों के पास आकर उन्हें सहलाने लगती है। तब तुम बहुत खुश हो ना पुष्पवल्ली? हाँ तारामती, जिससे हम प्रेम करते हैं वही हमारा जीवन साथी बन जाए तो उसके जैसा सुख और कोई नहीं होता। हाँ, सत्य कह रही हो तुम। राजकुमार धर्मेश तो इतने सुंदर है कि कोई भी लड़की उनसे प्रेम कर ले। वो सिर्फ सुंदर ही नहीं, सज्जन भी है तारामती। अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करते हैं और उनकी चिंता भी करते हैं। वो एक कुशल योद्धा भी है और उनकी धनुर्विद्या के चर्चे तो दूर दूर तक होते हैं। कहते हैं कि वो अपने तीर से कैसी विशाल पत्थर को भी तोड़ सकते हैं और किसी कोमल फूल को भी अपनी डाली से अलग कर सकते हैं बिना उस डाली को आहत किए हुए। उनकी धनुर्विद्या दिव्य और अतुलनीय है। तुमसे भी बहुत प्रेम करते हैं ना? हाँ, मुझसे भी बहुत प्रेम करते हैं। इसीलिए तो अपने पिताश्री से बात करके विवाह का प्रस्ताव लेकर आए थे। परंतु एक बात बताओ कि तुम उन्हें मिली कहाँ? कुछ दिनों पहले मैं अपनी सहेलियों के साथ एक पुष्प वाटिका देखने गई थी। तभी मुझे वहाँ राजकुमार धर्मेश मिले थे। उन्हें भी मेरी तरह फूलों का बहुत शौक है। उन्हें फूल बेहद पसंद है। उन्होंने उनके राज्य में मेरे लिए मेरे प्रिय फूलों की वाटिका बनाने का आदेश उनके मंत्रियों को पहले ही दे दिया है। बहुत भाग्यशाली हो तुम, जो तुम्हें इतना अच्छा वर मिला है। राजकुमारी पुष्पवल्ली अपने ही विचारों में खोई हुई थी। राजकुमारी तारामती अपने कक्ष में आती थी। उसकी माँ महारानी वनमाला आती है और तारामती से कहती है कि कितने सुंदर है राजकुमार धर्मेश और कितने बड़े राज्य के राजकुमार हैं। माँ, मैं भी वही विचार कर रही हूँ। उन्हें देखकर मेरे मन में विचार आया कि राजकुमार धर्मेश जैसे राजकुमार का विवाह तो तुम जैसी भवन सुंदरी से होना चाहिए। राजकुमारी पुष्पवल्ली भी सुंदर है, परंतु मेरी पुत्री के सौंदर्य की तुलना किसी और से नहीं हो सकती। हाँ माँ, मैंने जब से राजकुमार धर्मेश को देखा है मैं बस उनसे प्रेम करने लगी हूँ माँ। उनका विवाह पुष्पवल्ली से नहीं, मुझसे होना चाहिए।
मुझे धर्मेश के साथ विवाह करना है। आप पिताश्री से बात कीजिए ना। तुम्हारे पिताश्री ने महाराज सतानंद को वचन दिया है कि उनके पुत्र का विवाह पुष्पवल्ली से होगा। अब वो अपनी बात से नहीं हटेंगे। मैं उनसे बात नहीं कर सकती। तो क्या माँ, मेरी इच्छा का कोई मोल नहीं है? आप मेरी इच्छा पूरी नहीं करेंगी? मैं महाराज से इस विषय में बात नहीं कर सकती। एक बार उन्होंने जो वचन दिया है वो कभी नहीं तोड़ेंगे। तुम पुष्पवल्ली से अधिक सुंदर हो, ये बात सत्य है, परंतु ये विवाह स्थगित करना सरल नहीं है। इसलिए मैं महाराज से इस विषय में कोई बात नहीं करूंगी और ना ही तुम करना। जब से तारामती को पुष्पवल्ली से पता चला था कि राजकुमार धर्मेश को फूलों से बहुत लगाव है, तब से तारामती ने भी फूलों में रुचि लेना शुरू कर दी। वो अब पुष्पवल्ली की तरह बगीचे में समय व्यतीत करने लगती। ये देखकर महाराज चित्रसेन को आश्चर्य होता है। आज तुम बगीचे में क्या कर रही हो तारामती? तुम्हें तो फूल पसंद नहीं है ना? हाँ पिताश्री, परंतु अब पुष्पवल्ली का विवाह हो जाएगा तो उसके बाद इस बगीचे का ध्यान तो रखना पड़ेगा ना। बस उसी का अभ्यास कर रही हूँ। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। तुम अपनी बहन के लिए खुश हो, ये देखकर मुझे अच्छा लग रहा है। ऐसे ही एक दिन राजकुमार धर्मेश को महाराज सतानंद बुलाते हैं और आपने मुझे बुलाया पिताश्री? हाँ पुत्र, मुझे जानकारी मिली है कि राजकुमारी पुष्पवल्ली को फूलों से बहुत जुड़ाव है। हाँ पिताश्री, इसलिए तो मैं उनके लिए पुष्प वाटिका का निर्माण कर रहा हूँ। परंतु सुना है कि राजकुमारी पुष्पवल्ली उन्हीं फूलों का उपयोग करके किसी को भी मोहित कर सकती है। उनके पास ऐसी शक्तियां हैं जिनका उपयोग अपने स्वार्थ के लिए करती हैं। उन्होंने उसी शक्ति से तुमको सम्मोहित किया है क्या? नहीं पिताश्री, ये बात असत्य है। आपको किसी ने झूठी जानकारी दी है। ऐसा कुछ नहीं है। मेरे गुप्तचर को हमारे राज्य की सीमा पर एक व्यक्ति मिला जिसने ऐसी जानकारी दी है। अब वो सही है या गलत, इसकी जांच करनी होगी। नहीं पिताश्री, जांच करने की आवश्यकता नहीं। मुझे राजकुमारी पुष्पवल्ली का पूरा विश्वास है। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। कदाचित ऐसा भी हो सकता है कि वो कथित व्यक्ति असत्य बोल रहा हो। हमारे किसी शत्रु ने मेरे विवाह में बाधा डालने के लिए उसे भेजा हो। हाँ, ऐसा हो सकता है। हमें चौकन्ना रहना चाहिए। महाराज सतानंद के पास राजकुमारी पुष्पवल्ली के विषय में बार बार गलत जानकारियां आने लगती हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि राजकुमारी पुष्पवल्ली के साथ राजकुमार धर्मेश का विवाह करना उचित है या नहीं। महाराज सतानंद को दुविधा में देखकर पिताश्री, आप चिंता मत कीजिए। मैं राजकुमारी पुष्पवल्ली को बहुत अच्छे से जानता हूँ। आपको जो जानकारी प्राप्त हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। राजकुमारी ऐसा कुछ नहीं कर सकती। ये सब किसी दुष्ट की योजना है। मुझे बस पता लगाना है कि ये सब कौन कर रहा है। राजकुमारी पुष्पवल्ली के विषय में ऐसी झूठ खबरें कौन फैलाकर उन्हें बदनाम कर रहा है। एक दिन पुष्पवल्ली, चलो चलो, आज मैं तुम्हें कहीं ले जाना चाहती हूँ। अरे अभी तो शाम हो गई है। अभी महल से बाहर जाना उचित नहीं है। पिताश्री या माँ ने देख लिया तो हमें डांटेंगी। हाँ पता है, परंतु मुझे तुम्हें जो दिखाना है वो रात के अंधेरे में ही दिख सकता है। ऐसा क्या है जो सिर्फ रात को देख सकते हैं? जुगनू? अरे पुष्पवल्ली, जुगनू तो हमारे बगीचे में भी कितने सारे हैं। मैं तुम्हें ऐसा कुछ दिखाना चाहती हूँ जो हमारे पूरे राज्य में कहीं नहीं है। अच्छा, परंतु हम सबको क्या बताएंगे? यदि किसी को पता चल गया कि हम महल में नहीं है तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। तुम चिंता मत करो, मैंने सब कुछ प्रबंध कर लिया है। भोजन के बाद हम दोनों अपने घोड़े लेकर चले जाएंगे। घोड़े महल से दूर खड़े किए होंगे, लेकिन उनके पैरों की आवाज किसी को नहीं आएगी। परंतु क्या ऐसा करना उचित रहेगा? मेरी प्यारी बहन, कुछ ही दिनों में तुम्हारा तो विवाह हो जाएगा। उसके बाद पता नहीं हम दोनों की भेंट कब हो। इसीलिए मैं तुम्हें इतना कह रही हूँ। अब यदि तुम्हें अपनी छोटी बहन में इतनी भी इच्छा पूरी नहीं करनी है तो जाने दो, नहीं जाते हैं हम। तारामती की ये बात सुनकर पुष्पवल्ली ने कहा, ठीक है, हम जाते हैं। मैं अपनी प्यारी बहन की ये इच्छा अवश्य पूरी करूंगी।
रात हो जाती है और सब सोने के बाद राजकुमारी पुष्पवल्ली और राजकुमार तारामती सबसे छुपकर राजमहल से बाहर जाती हैं। दोनों अपने अपने घोड़े पर बैठकर जाने लगती हैं। अब तो बताओ तारामती कि हम कहाँ जा रहे हैं। हमारे राज्य के उत्तर दिशा में एक घना वन है। उस वन में एक पुष्प वाटिका है। उस पुष्प वाटिका में ऐसे फूल खिलते हैं जो हमने आज तक नहीं देखे हैं। उन फूलों की सुगंध बहुत लुभावनी है और वो फूल केवल रात में ही खिलते हैं। अच्छा, परंतु रात के अंधेरे में हम उन फूलों को देखेंगे कैसे? वही तो विशेषता है उन फूलों की। उन फूलों में लुभावनी सुगंध के साथ साथ रोशनी भी है। वो फूल खिलते ही है और रोशनी से जगमगा जाते हैं। यहाँ वाह, ये तो बहुत अद्भुत बात है। हाँ, इसीलिए तो तुमसे इतना कह रही थी कि चलो मेरे साथ। फिर कब हमें ये नजारा देखने का अवसर मिलेगा पता नहीं। मेरे लिए तुमने इतना विचार किया, उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बहन। कुछ देर के बाद दोनों वन में आकर पहुंचती हैं। पुष्पवल्ली देखती है कि उस पुष्प वाटिका में चारों तरफ मनमोहक सुगंध के फूल खिले हैं। उन फूलों से धीमी धीमी रोशनी परिवर्तित हो रही थी। वाह, इतना सुंदर दृश्य है। सत्य कह रही थी तुम तारामती। मैं यदि तुम्हारी बात मानकर नहीं आती तो ऐसा अवसर मुझे फिर कभी प्राप्त नहीं होता। दोनों उन फूलों को देखने लगती हैं। अगली सुबह राजमहल में राजकुमारी तारामती, तुम्हारी बहन पुष्पवल्ली कहाँ है? अभी कुछ देर में उसके ससुराल वाले आने वाले हैं। जाओ उसे तैयार करके ले आओ। महाराज चित्रसेन की बात सुनकर राजकुमारी तारामती अपनी गर्दन झुकाकर वहीं खड़ी रहती है। ये देख, क्या हुआ पुत्री, तुम कुछ बोल क्यों न रही? तारामती पुत्री, क्या हुआ? रोज सुबह तो तुम दोनों एक साथ ही अपने कक्ष से बाहर आती हो ना, आज क्या हुआ? पुष्पवल्ली कहाँ है? गई कहाँ है वो? अब महारानी शांति प्रिया भी तारामती से पूछने लगती है। फिर भी राजकुमारी तारामती शांति से गर्दन झुकाए खड़ी होती है। महाराज चित्रसेन और महारानी शांति प्रिया एक दूसरे को देखने लगते हैं। तब महारानी वनमाला वहाँ आती है और कहती है, महाराज, पुष्पवल्ली महल में नहीं है। महल में नहीं है मतलब कहाँ गई है वो? उसने आपको कुछ बताया है महारानी वनमाला? नहीं महारानी शांति प्रिया, वो कहाँ गई है इसकी जानकारी मुझे नहीं है, परंतु वो महल में नहीं है, ये बात सत्य है। महारानी वनमाला, जो भी सत्य है वो बताइए। महाराज, मुझे बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ जाए कि हमारी पुत्री राजकुमारी पुष्पवल्ली राजमहल का त्याग करके भाग गई। ये सुनकर महाराज और महारानी शांति प्रिया को बहुत धक्का लगता है। क्या पुष्पवल्ली भाग गई? नहीं, ये नहीं हो सकता। आप असत्य कह रही हैं महारानी वनमाला। तभी राजकुमार धर्मेश और उनके परिवार वाले वहां आ जाते हैं। क्या हुआ महाराज, आप इतने विचलित क्यों हैं? कुछ हुआ है क्या? पुष्पवल्ली महल छोड़कर भाग गई है। क्या राजकुमारी भाग गईं? परंतु कुछ ही दिनों में उनका विवाह होने वाला है मेरे पुत्र के साथ। वो कैसे भाग सकती हैं? देखा धर्मेश, मैंने पहले ही तुमसे कहा था कि हमें चौकन्ना रहना चाहिए। पहले भी हमें राजकुमारी पुष्पवल्ली के विषय में ऐसी जानकारियां प्राप्त हुई हैं। नहीं पिताश्री, अवश्य कोई बात है। राजकुमारी पुष्पवल्ली को भागने की क्या आवश्यकता है? राजकुमारी यहीं कहीं होंगी। नहीं राजकुमार, ये देखिए, मुझे राजकुमारी के कक्ष में ये पत्र मिला है जिसमें उसने लिखा है कि वो ये विवाह नहीं करना चाहती, इसलिए वो राजमहल और इस राज्य से दूर जा रही है। इससे आगे ऐसा भी लिखा है कि राजकुमार से विनती है कि आप मेरी बहन तारामती से विवाह कर लीजिए। कि राजकुमार ने उस पत्र को हाथ में लिया और खुद पढ़ने लगे। कुछ देर बाद विचार करके कहा, ठीक है, मैं राजकुमारी तारामती के साथ विवाह करने के लिए तैयार हूँ। ये तुम क्या बोल रहे हो पुत्र? एक बहन भाग गई तो तुम दूसरी के साथ विवाह करोगे? पिताश्री, विवाह का आयोजन पूरा हो गया है, सभी को निमंत्रण भी जा चुका है। ऐसे में यदि विवाह संपन्न नहीं हुआ तो महाराज चित्रसेन के साथ साथ हमारे राज परिवार पर भी लांछन लगेगा।
इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, मुझे राजकुमारी तारामती के साथ विवाह करने में कोई आपत्ति नहीं है। राजकुमार धर्मेश की ये बात सुनकर महाराज चित्रसेन और महारानी शांतिप्रिया को आश्चर्य होता है। वो महारानी वनमाला और राजकुमारी तारामती दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। राजकुमार ठीक कह रहे हैं महाराज शतानंद। मेरी एक पुत्री ने जो लांछन हमारे चतुर्थ पर लगाया है, उसे दूर करने का यही एकमात्र विकल्प है। यदि तारामती का विवाह राजकुमार के साथ हो जाएगा तो हम उस पीड़ा से उभरने का प्रयास कर सकते हैं। राजकुमारी तारामती तो पुष्पवल्ली से भी अधिक सुंदर है। उसके आने से आपके राजमहल की शोभा बढ़ जाएगी। महाराज चित्रसेन राजकुमारी पुष्पवल्ली से बहुत गुस्सा हो जाते हैं। फिर भी महारानी शांतिप्रिया के आग्रह पर वो उसे बहुत ढूंढते हैं। राजकुमारी पुष्पवल्ली कहीं नहीं मिलती। राजकुमार धर्मेश और राजकुमारी तारामती के विवाह की तिथि पास आने लगती है। एक रात, चलो तारामती, हमें आज जाकर हमारा अधूरा काम पूरा करना होगा। क्या माँ, आज? हाँ, आज ही। कल तुम्हारा विवाह राजकुमार धर्मेश के साथ हो जाएगा। उसके बाद सब सत्य उजागर हो, इससे पहले हमें सत्य को हमेशा के लिए दबा देना ही उचित होगा। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे विवाह के बाद भी तुम्हारे सुखी जीवन में कोई बाधा आए, इसलिए अभी जाना अनिवार्य है। रात के अंधेरे में महारानी वनमाला और राजकुमारी दोनों वन में चली जाती है। वहाँ उन्हें एक बूढ़ी जादूगरनी मिलती है जिसके हाथ में एक फूल होता है। उसे देख महारानी वनमाला कहती है, जादूगरनी, तुमने अपना कार्य उत्तम तरीके से पूरा किया है, परंतु अभी जो अधूरा काम है उसे भी पूरा करना है। अब उस फूल को नष्ट करने का समय आ गया है। हाँ महारानी, मैं आपके आदेश की ही प्रतीक्षा कर रही थी, परंतु पहले मुझे अपने इस कार्य का मूल्य तो दे दीजिए। जादूगरनी के ऐसे कहते ही महारानी वनमाला धन से भरी हुई एक बड़ी पोटली उस बूढ़ी जादूगरनी को देती है। जादूगरनी अपने जादू से जमीन पर आग प्रकट करती है। वो अपने हाथ के फूल को उस आग में डालने ही वाली होती है कि तभी दूर से एक तीर आता है और उस जादूगरनी के हाथ के उस फूल को उठाकर दूर खड़े राजकुमार धर्मेश के पास जाकर रुक जाता है। उस तीर की नोक से जादूगरनी के हाथ पर घाव हो जाता है। ये क्या? ये राजकुमार धर्मेश कहाँ से आ गए यहाँ? कहीं उन्हें कुछ पता तो नहीं चल गया होगा? अब राजकुमारी तारामती, महारानी वनमाला और उस बूढ़ी जादूगरनी के चेहरे पर डर की रेखाएं दिखने लगती है। महाराज चित्रसेन के महारानी शांतिप्रिया और महाराज शतानंद भी वहाँ आते हैं। राजकुमार धर्मेश उस फूल को हाथ में लेते हैं। तुम चिंता मत करो पुष्पवल्ली, मैं शीघ्र ही तुम्हें मुक्त करूंगा। तभी उस फूल से आवाज आने लगती है, इन दुष्टों ने मुझे इस फूलों में बंदी बना लिया है। राजकुमार, मेरा रक्षण कीजिए। राजकुमारी पुष्पवल्ली की आवाज सुनकर, पुष्पवल्ली की आवाज कहां से आ रही है? पुष्पवल्ली की आवाज इसी फूल से आ रही है महाराज। आपकी पुत्री राजकुमारी पुष्पवल्ली को इस फूल में कैद किया गया है। क्या? किस दुष्ट ने यह दुस्साहस किया? महारानी वनमाला और राजकुमारी तारामती ने मिलकर इस बूढ़ी जादूगरनी की सहायता से पुष्पवल्ली को इस फूल में बदल दिया है। अभी ये जादूगरनी इस फूल को नष्ट करके पुष्पवल्ली को हमेशा के लिए हमसे दूर करना चाहती थी। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। क्यों? ये तो मुझे भी नहीं पता महाराज, परंतु सत्य ये है कि इन तीनों ने ही पुष्पवल्ली को बंदी बनाया है। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। क्या मेरी बेटी को बंदी बना लिया है? पर क्यों? महारानी वनमाला, राजकुमार ये क्या कह रहे हैं? जो भी सत्य है वो बता दीजिए। कुछ भी छुपाने का प्रयास मत कीजिएगा, अन्यथा आपको ऐसा दंड मिलेगा कि आप कभी विचार भी नहीं कर पाएंगी। महाराज चित्रसेन का गुस्सा देखकर वनमाला और तारामती बहुत डर जाती हैं। महाराज, मैं आपको सब सत्य बताती हूँ। उस दिन जब राजकुमार पहली बार हमारे महल आए थे, तब तारामती ने उन्हें देखकर मुझे कहा था, माँ, मुझे राजकुमार धर्मेश बहुत पसंद आए हैं। मैं उनसे विवाह करना चाहती हूँ। आप पिताश्री से बात कीजिए ना। परंतु राजकुमार का विवाह तो पुष्पवल्ली के साथ निश्चित हो चुका है। वो दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं। अब मैं महाराज से क्या बात कर सकती हूँ? प्रेम तो मैं भी करती हूँ राजकुमार धर्मेश से, और मेरी जैसी सुंदर कन्या का विवाह उनसे ही होना चाहिए। आप कुछ भी करके मेरा विवाह उनसे करवा दीजिए।
नहीं तो मैं ये महल छोड़कर चली जाऊंगी। मुझे थोड़ा विचार करने का समय दो, मैं कुछ करती हूँ। फिर महारानी वनमाला वन में जाकर एक बूढ़ी जादूगरनी से मिलती है और जादूगरनी, तुम्हें मेरा एक कार्य करना होगा। राजकुमारी पुष्पवल्ली को इस तरह से गायब करना है कि किसी को पता न चले, और समय आने पर हम उसे हमेशा के लिए नष्ट कर देंगे। ठीक है महारानी, सुना है कि राजकुमारी पुष्पवल्ली को फूलों से बहुत प्रेम है। मैं अपनी जादू से एक दिव्य पुष्प वाटिका का निर्माण करती हूँ, जिसे देखने आप पुष्पवल्ली को भेज दीजिए, बाकी सब मैं देख लेती हूँ। रात को बहाने से राजकुमारी तारामती राजकुमारी पुष्पवल्ली को वन की उस वाटिका में ले जाती है, जहाँ जादूगरनी राजकुमारी पुष्पवल्ली को अपने जादू से एक फूल में बदल देती है। राजकुमारी तारामती, महारानी से कह दीजिए कि राजकुमारी पुष्पवल्ली अब एक पुष्प में बदल गई है। जब उनका आदेश होगा, मैं इस फूल को नष्ट कर दूंगी। तुमने अपना कार्य कर दिया जादूगरनी। अब मेरा विवाह राजकुमार धर्मेश के साथ होने से कोई नहीं रोक सकता। राजकुमारी तारामती महल वापस आ जाती है। माँ, उस बूढ़ी जादूगरनी ने पुष्पवल्ली को एक फूल में बदल दिया है। अब तो आपके आदेश की प्रतीक्षा कर रही हूँ। हाँ, उसे संदेश मिल जाएगा, परंतु उससे पहले हम सबको ये विश्वास दिलाना पड़ेगा कि पुष्पवल्ली राजमहल से भाग गई है और उसने तुम्हें राजकुमार धर्मेश के साथ विवाह करने को कहा है। परंतु माँ, हम ये करेंगे कैसे? हम एक पत्र लिखेंगे जिसमें लिखा होगा कि पुष्पवल्ली से ये विवाह नहीं करना चाहती, इसलिए वो महल और राज्य छोड़कर जा रही है। मैंने पहले ही कुछ लोगों को भेजकर राजकुमार धर्मेश के राज्य में पुष्पवल्ली के विषय में अफवाहें फैलाई हैं कि पुष्पवल्ली कभी भी अपनी कही हुई बात पूरी नहीं करती। बस वो इतनी चंचल है कि कभी एक व्यक्ति के साथ नहीं रह सकती, और ऐसे ही कुछ और बातें भी हैं जो मैंने महाराज सतानंद तक पहुंचाने की व्यवस्था कर दी है। ठीक है, तो कल सुबह पिताश्री को ये बात पता चलेगी कि पुष्पवल्ली महल से भाग गई है, परंतु वो कहाँ से, इसका सत्य कभी किसी को पता नहीं चलेगा और मेरा विवाह राजकुमार धर्मेश के साथ हो जाएगा। बाकी सब तो आपको पता ही है महाराज। पिताश्री, इस तारामती ने मुझे बड़े ही प्यार से कहा था कि वो मुझे एक नई पुष्प वाटिका दिखाना चाहती है। फूलों के मोह से मैं भी रात के समय आपको बिना बताए वन में चली आई। इन तीनों ने मिलकर ये योजना पहले ही बनाई थी। इनके जाल में मैं आसानी से फंस गई। परंतु राजकुमार, आपको ये सब कैसे पता चला? महाराज, उस दिन हमें महारानी वनमाला जो खत दिखा रही थी, मैंने उसे बड़ा ध्यान से देखा था। वह हस्ताक्षर पुष्पवल्ली के नहीं थे। पुष्पवल्ली ने मुझे पहले भी पत्र भेजे थे, इसलिए मैं उसके हस्ताक्षर को पहचानता हूँ। महारानी ने पुष्पवल्ली के हस्ताक्षर की नकल करने का प्रयास किया था, परंतु वो सफल नहीं हो पाई। उस दिन जब आप पुष्पवल्ली से क्रोधित हो गए थे, तब मैंने महारानी वनमाला और तारामती को एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए देखा। तभी मुझे संदेह हुआ था, इसलिए मैंने अपनी एक दासी को इनकी दासियों के साथ मिलाकर दोनों पर नजर रखने को कहा था। मेरी दासी से मुझे ये जानकारी प्राप्त हुई कि महारानी वनमाला एक बूढ़ी जादूगरनी से मिलने जाती हैं, जिसके पास एक फूल है। मैंने एक सैनिक से कहकर जादूगरनी पर नजर रखी, तब जाकर पता चला वो फूल नहीं पुष्पवल्ली है। तुम दोनों ने बहुत बड़ा अपराध किया है। वनमाला और तारामती, ये जानते हुए कि पुष्पवल्ली का विवाह राजकुमार के साथ हो रहा है, तुमने उसे रोकने के लिए ये सब किया। हाँ, अपराध तो इन्होंने किया है और इन्हें उसका दंड भी मिलकर रहेगा, परंतु मुझे सबसे पहले अपनी पुष्पवल्ली को फिर से उसके वास्तविक रूप में देखना है। बूढ़ी जादूगरनी, मेरी पुत्री पर तुमने जो जादू किया है उसे वापस ले लो और मेरी पुत्री को पहले जैसा बना दो। क्षमा कीजिए महाराज, मेरे जादू का कोई तोड़ नहीं है। उसे मैं खुद भी वापस नहीं ले सकती हूँ। तो क्या मेरी पुत्री अभी भी ठीक नहीं होगी? हमेशा ऐसे फूल बनकर रहेगी? महारानी शांतिप्रिया की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। नहीं महारानी, पुष्पवल्ली अपने वास्तविक रूप में आ जाएगी। कुछ देर रुकिए, मैंने एक तेजस्वी तपस्वी को बुलाया है।
मैंने जब इस बूढ़ी जादूगरनी की जानकारी प्राप्त की थी तब मुझे भी पता चल गया था कि इसकी जादू का कोई तोड़ नहीं होता सिवाय किसी तपस्वी के मंत्रों की शक्ति के। मंत्रों की शक्ति ही इसकी जादू को काट सकती है। तपस्वी जी किसी भी समय आते ही होंगे। कुछ देर के बाद तपस्वी जी आते हैं। तपस्वी जी हाथ में भस्म लेकर कुछ मंत्र बोलते हैं और फिर उस भस्म को उस फूल पर डाल देते हैं। उनके ऐसा करते ही उस फूल की जगह राजकुमारी पुष्पवल्ली प्रकट हो जाती है। उसे देखकर महाराज चित्रसेन और महारानी शांतिप्रिया के साथ राजकुमार धर्मेश को भी बहुत खुशी होती है। मेरी पुत्री पुष्पवल्ली, मैंने गुस्से में तुम्हें कितना कोसा था। तुम मुझे लांछन लगाकर चली गई, परंतु सत्य में लांछन तो तुमने नहीं, इन दोनों माँ बेटी ने लगाया। इन दोनों ने ऐसा कार्य किया है जिसके विषय में मैंने कभी स्वप्न में भी विचार नहीं किया था। सैनिकों, ले जाओ इस बूढ़ी जादूगरनी महारानी वनमाला और तारामती को बंदी बनाकर कारागार में डाल दो। तारामती, तुमने जो किया है उसके बाद कोई बहन दूसरी बहन पर विश्वास करने के पहले विचार करेगी। मैं तो समझ रही थी कि तुम मुझसे बहुत प्रेम करती हो, परंतु तुम तो प्रेम की आड़ में मुझसे मेरा सुख छीनना चाहती थी। वो तो मेरा भाग्य अच्छा था कि राजकुमार धर्मेश ने हस्ताक्षर पहचान लिए, नहीं तो तुम तो अपनी योजना में सफल हो जाती और मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाती। महाराज के आदेश अनुसार सैनिक जादूगरनी वनमाला और तारामती को बंदी बनाकर कारागार में डाल देते हैं। 2 दिनों के अंदर राजकुमारी पुष्पवल्ली और राजकुमार धर्मेश का विवाह संपन्न होता है, जिसके बाद राजकुमारी अपने पति के साथ सुख से रहने लगती है।